हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ये लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। इसका पढ़ते पढ़ते हैं नैतिकता, मोरलिटी। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नैतिकता या मोरालिटी वह गुण होता है जिससे बच्चा अपने अंदर स्वयं नैतिक अनैतिक या मतलब अच्छाई बुराई की चीजों को जो जानता है वो क्या होती है? नैतिकता या मोरालिटी होती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के ऊपर और एक कहानी के द्वारा। ये कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस कहानी को आपको बताते हैं। और ये कहानी आती है सीटेड में, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? एक हिंज की कहानी है। एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन वो मरने के कगार पे थी। एक वैज्ञानिक था, उसके पास उसकी क्या थी? दवाई थी। एक वैज्ञानिक के पास उसकी दवाई थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। लेकिन उस वैज्ञानिक ने जो वैज्ञानिक था, उसकी पूरी जिंदगी की लाइफ की जमा पूंजी जो भी कुछ था सब उस एक्सपेरिमेंट करने में, उस दवाई को बनाने में लगा दिया था उन्होंने। तो ये हिंज गए उनके पास, वैज्ञानिक के पास। इन्होंने कहा हम आप ये दवाई दे दो जिससे कि मेरी पत्नी की जान बच जाए, लेकिन वैज्ञानिक ने देने को मना कर दिया हिंज के लिए। जब वैज्ञानिक ने हिंज को देने को मना कर दिया तो हिंज घर गए वापस। फिर उन्होंने रात के लिए उनके यहाँ लैब में जाके वो दवाई जो थी चुरा ली। चुराने के बाद में ये दवाई जो ही अपनी पत्नी को खिला दी, जिससे उनकी पत्नी की जान बच गई। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट करा था, ये कहानी सुना के बच्चों को सुनाई गई थी और बच्चों से पूछा गया था। तो आज जानते हैं फिर इस कहानी की जो क्या की थी, आलोचना की गई थी। क्या आलोचना की? इसकी आलोचना कोलबर्ग ने सिद्धांत की आलोचना, इसकी कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन नाम की महिला थी, उन्होंने की थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं की कम प्राथमिकता दी है, महिलाओं को क्या कम ना पाया है। कैरोल गिलिगन ने ये कहा था कि कोलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत में या जो भी एक्सपेरिमेंट आज तक किए हैं उनमें महिलाओं को कम आका, महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। अगर महिलाओं को बराबर की प्राथमिकता दी जाती या बराबर का दिया जाता तो इसके कुछ अलग निष्कर्ष या निर्णय निकलता। उनका सोचने का, महिलाओं को सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने तर्क दिया था कि पुरुषों की नैतिकता के आधार पर न्याय, जस्टिस, पुरुष जो सोचते हैं, कैरोल गिलिगन ने कहा था कि जो पुरुष सोचते हैं जस्टिस न्याय की दृष्टि से, जबकि महिलाएं नैतिकता के आधार पर, केयर के आधार पर देखती हैं। महिलाओं की दृष्टि या देखने का, सोचने का नजरिया जो होता है अलग होता है और पुरुषों का नजरिया अलग होता है। अगर महिलाओं के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता तो इसका कुछ निष्कर्ष अलग होता। मेंस फीमेल की मॉरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। फिर इसकी कुछ दुविधाएं निकल के आई। जो ये कहानी थी, इस कहानी की क्या कुछ दुविधाएं निकल के आई। दुविधाएं कैसी थी? जैसे नैतिक दुविधा थी, यह मोरल सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि सही है करा उसने दवाई चुरा के या गलत करा, क्योंकि जिसकी दवाई चुराई, अगर वो दवाई नहीं चुराता तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती, और दवाई चुरा ली तो उसकी जो वैज्ञानिक की थी वो जमा पूंजी या पूरे जीवन का संघर्ष जो था वो चला गया। तो ऐसी कुछ दुविधाएं निकल के आई। तो ये नैतिक दुविधा वो है जिसमें सही गलत के बारे में डिसीजन लेने की स्थिति दुविधा कहलाती, नैतिक दुविधा कहेगी। हिंज ने चोरी नहीं करा, अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है। नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन, फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहते हैं। इसमें सही और गलत की जो फैसला लेते हैं उसमें नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना।
इसमें जो होता है मोरल रीजनिंग में, उसने चोरी को इसलिए चुना क्योंकि उसकी पत्नी मर जाती है अगर वो दवाई नहीं चुराता तो। इसमें ठीक है, आगे ये दुविधाएं निकल के आई दो। फिर इसके कुछ लेवल भी बताए गए थे। कोलवर ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 लेवल बताए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। और ये अभी CDP खत्म होने के बाद में इसमें क्वेश्चंस और पेडागोजी रिलेटेड सारे कराएंगे, हिंदी मैथ सारे सब कुछ कराएंगे A to Z। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। प्राक कोलवर ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 4 से 10 वर्ष की होती है। कैसी होती है? 4 से 10 वर्ष की। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। नैतिकता कैसी होती है? बिल्कुल शून्य होती है। नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है कि बच्चा क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। 4 से ये बच्चा बहुत उनके अंदर माइंड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो होती है वो कम होती है। इस अवस्था में नैतिक तड़कना दूसरों के मानकों पे ही होती है। जो दूसरा कह देता है हम कह दें, आप बच्चे जो हम बच्चों को कह देते हैं, बच्चा बाबू ये अच्छा नहीं है, तो वो बस अच्छा नहीं है प्यार से समझा देंगे। अगर डांट के समझाएंगे तो डांटने जैसे भी समझाएंगे, तो बच्चा जो होता है दूसरे के अकॉर्डिंग या दूसरे के उस पे मानकों पे होती है। आगे पढ़ते हैं। इसके भी 2 पॉइंट हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट और ओबीडियंस। जैसे आज्ञा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता या पनिशमेंट ओबीडियंस उसे कहते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तब घर में मेहमान आ जाए तो दंड का मतलब तो आप जानते ही हैं, पनिशमेंट जो होता है, ओबीडियंस आज्ञा। जैसे बच्चा कोई आ जाता है, मेहमान आ जाए, कोई घर में XYZ आ जाए, तो बच्चों को माँ बाप का थोड़ा डर रहता है कि माँ बाप कहते हैं अगली बार डांट दिया कि तुमने उनके पैर नहीं छुए थे, उनको नमस्ते नहीं करी थी, तो डांट पड़ी थी। तो दोबारा जब मेहमान आ गए तो बच्चों ने कहा कि बच्चों ने के मन में आया कि नहीं हम नमस्ते कर लें, तो ये थोड़ी दंड का होता है, ये दंड वाला हो गया। और ओबीडियंस वाला ये हो गया तो बच्चे डर की वजह से उनसे नमस्ते कर लिया, ये ओबीडियंस या आज्ञाकारी हो गया। तो बच्चा जब कोई आता है, मेहमान घर में आता है, तो बोलते हैं नमस्ते चाचा जी, नाना जी, मौसा जी, जो भी होता है बच्चे बोलते हैं नमस्ते बहुत प्यार से। जब बच्चे बोलते हैं इस तरह से, जब बोलते हैं तो ये आज्ञाकारी होते हैं बच्चे, जो उनके अंदर मैनर्स होते हैं और ये पारिवारिक होते हैं, जो पारिवारिक शिक्षा दी जाती है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअल, जैसे को तैसा। इसका मतलब क्या होता है? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा। जब बच्चे का कहने का मतलब है जो अगर हमारे साथ कोई जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे। ठीक है, कि अवस्था में बच्चा जो आप करोगे वही बच्चा करेगा। जैसे बच्चों को किसी ने मारा, बच्चा स्कूल में लड़ाई हो जाती है, किसी ने किसी की पेंसिल तोड़ दी तो उसने उसकी पेंसिल तोड़ी, किसी ने किताब फाड़ी तो उसने फाड़ दी, किसी ने कुछ भी किया XYZ, बच्चा जो होता है वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है रूढ़िगत नैतिक का स्तर आता है। 3 स्तर बताए थे इसका, अब तीसरा है रूढ़िगत नैतिक का स्तर। इसमें 10 से 13 वर्ष बताई गई है। क्या है इसकी? 10 से 13 वर्ष है। ये अवस्थाएं जो होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं, यह ध्यान रखने पॉइंट की चीज है। सबकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, हर सिद्धांत की अवस्थाएं, हर वैज्ञानिक के अपने अपने अलग अलग मत हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों के मानकों को अपने अंदर समावित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत समझने लगता है। इसकी 2 स्टेज होती हैं। जैसे 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है जब बच्चा जो होता है दूसरे मानकों, दूसरों के अंदर समावेश, जैसे कोई दूसरा कह देता है तो नहीं बाबू ऐसा नहीं, चलो ऐसा कर रहे हैं, ये सही नहीं, ये गलत है, तो उसी दूसरे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है चलने लगता है। इसकी 2 स्टेज होती हैं, इसकी भी 2 स्टेज होती हैं। ये अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, गुड बॉय एंड बैड बॉय। जैसे लड़का होता है, इसमें अच्छा लड़का है अच्छा लड़की, जैसे दूसरों के साथ भला बनकर उन्मोदित करता है। जैसे लड़का हुआ या लड़की हुई, तो लड़के के अंदर ये भावना होती है कि गुड बॉय एंड बैड बॉय की,
कि अगर कहें बाबू आप तो बहुत अच्छा हो, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो बच्चा और अच्छे से करने लगेगा पढ़ाई। आपने आज तो बहुत अच्छा ना करे, पर उसे जो होता है मोटिवेट करो, मोटिवेट करते रहो। बाबू आपने बहुत अच्छा करा, खुश हो जाए, प्रश्न हो जाए दोबारा फिर आपने आज बहुत अच्छा किया बेटी, तो और बच्चा मोटिवेट हो गया, खुश हो गया। तो ये बैड बॉय या गुड बॉय की जो भावना फीलिंग्स होती है वो इसी में होती है। एक इसका एक पॉइंट और है, ये गोल्डन रूल्स का विचार भी इसी अवस्था में आता है। गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रखने की है, ये सीटेट में आ सकता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए, जो कानून में रूल्स बनाए हैं, जैसे रेड लाइट को रोड पे ना तोड़ना। जैसे इसमें जो है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्ता, जैसे चौराहे पे लाइटें लगी रहती हैं, तो इसमें कानून व्यवस्था के हिसाब से बच्चा चलता है। कहता है नहीं अभी रेड लाइट लगी है, अभी पापा कुछ भी हो सकता है, आगे नहीं बढ़ना, आगे कुछ भी हो जाए, चलो आगे नहीं चलते हैं, रुक जाएगा बच्चा। इसके अकॉर्डिंग चलेगा, कानून व्यवस्था के अनुसार चलेगा। इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशंस लेवल। 13 से जो ऊपर के होते हैं ये इसमें आते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में आते हैं। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते ना कि समाज के लिए के जरिए सही या गलत है। इसमें जो बच्चा होता है इस स्टेज में आके बच्चा जो है खुद अपना डिसीजन खुद ही लेता है, ना कि दूसरे के द्वारा। अगर उसे सही लगता है तो सही करेगा, गलत लगता है तो गलत करता है। सामाजिक अनुबंधन या उन्मुक्ता, राइटिंग थोड़ी गलती है लेकिन जल्दी लिखते हैं, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, पर इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। पर आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए, राइटिंग पे नहीं। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, सोशल कंट्रैक्ट ओबिडेंट। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके जा सकती है तो उसे तोड़ दें। जैसे बच्चा कहता है, जैसे अब 13 साल की से ऊपर का बच्चा हो गया, तो अब इसमें तो रेड लाइट लगी थी, तो बच्चा ये कह रहा था कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता में जो रूढ़िगत नैतिकता का एक स्टेज थी, उसमें तो बच्चा ये कहता है नहीं रेड लाइट लगी है, रेड लाइट के आगे नहीं जाना। मतलब इस तरह से चलता था 10 से 13 साल रूढ़िगत नैतिकता के स्तर। अब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चा कहता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता के तहत इस पे कहता है, इस स्तर पे कहता है, ये कहता है कि जो है नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए। जैसे कि अगर कि कोई विपत्ति में है और रेड लाइट लग गई है, तो अगर काफी देर लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की चोट लग गई, कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसे किसी की जल्दी है, तो वो नियम को जो क्या कहते हैं तोड़ दे। ऐसे नियम का क्या फायदा जो किसी की जान ना बचा पाए या किसी का साथ ना दे पाए। तो इस उम्र में बच्चा ये करने लगता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओबिडेंसल। इसमें किशोर दूसरों के विचारे से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, क्योंकि बच्चा समझदार हो जाता है, सोचता है कि दूसरे की मदद कर सकें, अगर कोई दिक्कत होती है तो मदद करता है। बस इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर। जो ये सिद्धांत जो था इसी के साथ खत्म होता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत। और लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। और ये चीज जो है याद करने वाली है। आपने वीडियो को लाइक नहीं करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट वगैरह सारे सब कुछ ही कराएंगे। प्लीज आप बने रहना वीडियो में और चैनल पे। ओके, थैंक यू।